नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। सीएम धामी ने आज देहरादून में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा आयोजित वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे कार्यक्रम में हिस्सा लिया। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा आयोजित मेले का शुभारंभ सांस्कृतिक नृत्य के साथ हुआ, जिसकी सीएम धामी ने सराहना की। साथ ही सीएम धामी ने कार्यक्रम में उपस्थित मानक ब्यूरो के अधिकारियों को अपने कार्यपद की भी शपथ दिलाई। इस दौरान सीएम धामी ने और क्या कुछ कहा। प्रबंधन के साथ समन्वय करते हुए इन सभी को मानकीकरण की दिशा में जागरूक और सशक्त बनाने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार हो रहा है। विकसित भारत का संकल्प आगे बढ़ रहा है। 2047 का जो संकल्प विकसित भारत का हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लिया गया है, इस सपने को साकार करने में भारतीय मानक ब्यूरो की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है कि भारतीय उत्पाद अपनी गुणवत्ता, नवाचार और विश्वसनीयता के लिए पूरे संसार के अंदर एक नई मिसाल पेश करें। क्योंकि जब हम अपने उत्पादों को वैश्विक मानकों के अनुरूप तैयार करते हैं तो हम न केवल उसकी गुणवत्ता का ध्यान रखते हैं, बल्कि अपने उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए एक सशक्त उसकी फाउंडेशन तैयार करते हैं, सशक्त उसका आधार बनाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार भी निरंतर प्रयास कर रही है। आज हम जो हमारे पारंपरिक उत्पाद हैं, जैसे हस्तशिल्प, जैविक कृषि उत्पाद, औषधि जड़ी बूटियां और अन्य स्थानीय उत्पादों के लिए उच्च मानक स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे हमारे उत्पाद वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सके। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने हाउस ऑफ हिमालयाज नाम से एक अम्ब्रेला ब्रांड की स्थापना की है, जो हमारे उत्पादों को, जो हमारे यहाँ के स्वयं सहायता समूह के द्वारा बनाए जाते हैं, हमारी महिलाओं के समूह के द्वारा बनाए जाते हैं, या लोकल स्तर पर उत्पाद करने वाले लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं, उसकी आज पहचान एक महत्वपूर्ण कदम हमारे लिए सिद्ध हो रहा है। और हमारे उत्पादों की मांग आज देश दुनिया में लगातार बढ़ती जा रही है। भाइयों बहनों, मानकीकरण केवल औद्योगिक, कृषि और व्यापारिक उत्पादों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन को सुरक्षित और स्वस्थ बनाने के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। मुझे बताया गया है कि भारतीय मानक ब्यूरो ने देश भर के 10,000 से अधिक स्कूलों में स्टैंडर्ड क्लब स्थापित किए गए हैं, जिनके माध्यम से बच्चों में मानकों के प्रति जागरूकता फैलाई जा रही है। साथ ही ब्यूरो ने लगभग 100 प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थानों के साथ MOU साइन किए हैं, जिसमें हमारे उत्तराखंड के भी 4 संस्थान शामिल हैं। मैं BIS की सराहना करता हूं कि वो ग्राम पंचायत स्तर तक मानकों के महत्व को पहुंचा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है भारतीय मानक न केवल अंतर्राष्ट्रीय मानकों के बराबर हों, बल्कि उनसे भी श्रेष्ठ हों, उनसे भी अच्छे हों, उनसे भी गुणवत्तापूर्ण हो। उन्होंने इसी संकल्प को साकार करने के लिए हमारी सरकार BIS के साथ मिलकर राज्य में उच्चतम मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं आज के इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हमारे उद्यमियों और विद्यार्थियों से आह्वान करता हूँ कि हर क्षेत्र में अच्छी गुणवत्ता की हमें आदत बनानी चाहिए। हमारी डेली हैबिट्स में अच्छी गुणवत्ता शामिल होनी चाहिए। अगर हम गुणवत्ता को, क्वालिटी को अपनी आदत बना लेंगे तो न केवल हम विश्व के मानकों पर खरे उतरेंगे, बल्कि एक समय ऐसा आएगा जब हमारे उत्पाद वैश्विक मानक तय करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय मानक ब्यूरो हमारे देश को वैश्विक मानकों की दौड़ में शीर्ष पर ले जाने के अपने महत्वपूर्ण कार्य को इसी प्रकार से आगे बढ़ाएगा, इसी प्रकार जारी रखेगा और हम सभी मिलकर वन नेशन वन स्टैंडर्ड की नीति को अपनाकर गुणवत्ता संपन्न भारत का निर्माण सुनिश्चित करेंगे।
भ्रष्टाचार की खबरों के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रायपुर स्टेडियम पहुंचे और खेलों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। राष्ट्रीय खेलों के खिलाड़ियों के साथ भोजन भी किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि खिलाड़ियों को अच्छा खाना दिया जाए। जिस राज्य में जो खाना खाया जाता है वही खाना दिया जाए। हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत प्राथमिकता के हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा हमारे खिलाड़ियों के लिए, खेलों के लिए हमेशा उनके प्रोत्साहन के लिए काम करते हैं और उन्होंने यहाँ 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ किया है। इसलिए यहाँ आने वाले सभी खिलाड़ी एक अच्छा अनुभव लेकर जाएं, किसी प्रकार की कोई उनको परेशानी न हो। इसलिए समूचे सभी प्रबंध मैं खुद ही देख रहा हूँ यहाँ पर और खिलाड़ियों से बात भी की है। सभी खिलाड़ी संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं और अच्छा आनंद ले रहे हैं खेलों का। हमारा यह भी है कि ये खेल हमारे लिए बहुत यादगार बने और शुरुआत दिनों से इसकी अच्छी शुरुआत हुई है। इसका एक अच्छा समापन भी होगा और निश्चित रूप से ये उत्तराखंड के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हो, उसके लिए हम सभी मिलकर प्रयास करेंगे। हमारा खेल विभाग भी करेगा, अन्य विभाग भी करेगा। सभी खिलाड़ियों के लिए हमने कहा है कि अभी मैंने स्वयं उनके साथ भोजन भी किया और सभी प्रकार का भोजन बना हुआ है और ये भी हम लोगों ने प्रयास किया है कि जो जिस राज्य के हैं, जिस प्रकार का उनको भोजन चाहिए, हमारा प्रयास रहेगा कि उनको उसी प्रकार का भोजन भी प्राप्त हो, जिससे कि वो पूरी तरह से मन लगाकर यहाँ खेलें और एक अच्छा अनुभव उत्तराखंड का लेकर जाएं। उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने राष्ट्रीय खेलों में बदइंतजामी को लेकर धामी सरकार को आड़े हाथों लिया है। दसोनी ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड को मिलना राज्य के लिए अच्छी बात है, लेकिन सरकारी इंतजामों की परतें खुलने से उत्तराखंड की छवि खराब होने के साथ साथ सरकार की चारों ओर किरकिरी भी हो रही है। गरिमा ने कहा कि अल्मोड़ा में योगासन प्रतियोगिता के लिए स्थानीय हेमवती नंदन बहुगुणा स्पोर्ट्स स्टेडियम में बनाए पंडाल के साथ अन्य व्यवस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं। गरिमा ने बताया कि योगासन भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदित सेठ ने कहा है कि प्रतियोगिता के लिए बनाए गए पंडाल के अंदर का वातावरण खिलाड़ियों के लिए अनुकूल नहीं है, जिससे काफी हद तक लापरवाही बढ़ती गई है, जिस कारण 15 से 20 खिलाड़ी बेहोश हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। वहीं अल्मोड़ा में योगासन प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के बेहोश होने के मामले पर दसोनी ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों में चाक चौबंद व्यवस्था का ढोल पीट रही सरकार की लापरवाही से देवभूमि का असर देश के सामने नीचा हो रहा है। दसोनी ने कहा कि खेल मंत्री को रंग बिरंगे ट्रैक सूट बदलने से फुर्सत नहीं है और प्रदेश के मुखिया को दूसरे प्रदेशों में जाकर प्रचार करने से। ऐसे में राष्ट्रीय खेलों में अव्यवस्था के चलते उत्तराखंड अपनी ब्रांडिंग का एक बड़ा मौका गंवा रहा है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मिलना उत्तराखंड के लिए एक बड़ी बात थी और जिस वक्त ये खबर मिली तो उत्तराखंड के लिए ये निश्चित रूप से उल्लासित करने वाली खबर थी। हमारा जोश 7वें आसमान पर था, लेकिन जैसे जैसे राष्ट्रीय खेल आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे उद्घाटन के दिन से लेकर आज तक अव्यवस्थाओं का बाजार गर्म है। हल्द्वानी से खबरें आ रही हैं, अल्मोड़ा से खबरें आ रही हैं, 20 खिलाड़ियों के बेहोश होने की खबर आ रही है और कहीं ना कहीं योगासन भारत के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो आज कहकर गए हैं कि उत्तराखंड में खिलाड़ियों के लिए माकूल व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं और तो और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसको इवेंट मैनेजमेंट समझना बंद कीजिए। ये खिलाड़ियों के भविष्य का सवाल है, ये उत्तराखंड के लिहाज से उत्तराखंड की छवि का सवाल है। इसलिए जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी उसके प्रति शासन प्रशासन गंभीर नहीं दिखाई पड़ रहा है। आप सोचिए, देश के कोने कोने से यहाँ खिलाड़ी आए हुए हैं, उनको यदि पौष्टिक आहार ना मिला, उनको यदि आरामदायक नींद ना मिली तो कैसे वो अपने खेल में फोकस कर पाएंगे और क्या छवि उत्तराखंड की लेकर जाएंगे। इसके प्रति जितनी गंभीरता होनी चाहिए थी वो नहीं दिख रही है। खेल मंत्री लगातार रंग बिरंगे ट्रैक सूट में हमें आए दिन दिखाई पड़ रही हैं, वहीं मुखिया जो हैं प्रदेश के वो दूसरे प्रांतों में स्टार प्रचारक की भूमिका निभा रहे हैं। अपने प्रदेश में क्या हो रहा है उससे पूरी तरह से वो अनजान है, अनभिज्ञ हैं। ऐसे में एक अच्छा मौका उत्तराखंड को मिला था छा जाने का राष्ट्रीय फलक पर, लेकिन उसने वो गंवा दी। उत्तराखंड में नेशनल गेम्स के तमाम मुकाबले चल रहे हैं, जिसमें खिलाड़ी अपना दमखम दिखा रहे हैं। हरिद्वार में आयोजित 38वें नेशनल गेम्स के तहत आज से हॉकी की शुरुआत हो गई है, लेकिन पहले ही दिन बालिका हॉकी मुकाबले में खिलाड़ी घायल हो गई, जिसे आनंद फानंद में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे ऋषिकेश एम्स रेफर किया गया। हादसे के कारण मुकाबले कुछ देर के लिए रोका गया, लेकिन स्थिति सामान्य होने पर खेल को दोबारा शुरू किया गया। वहीं हरिद्वार की जिला स्पोर्ट्स ऑफिसर साबलिका
सुरक्षा के लिए मेडिकल सुविधाओं को हमने मजबूत किया है। यदि कोई आपातकाल स्थिति बनती है तो उन्हें अस्पताल ले जाया जाए। विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन के बीच चल रहे गैंगवार पर अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी खुलकर सामने आने लगी हैं। उत्तराखंड विधानसभा के स्पीकर रितु खंडूरी ने चल रहे गैंगवार पर कहा है कि उत्तराखंड की संस्कृति नहीं है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। तो वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि मामला कोर्ट में है और इस पर विपक्ष का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनिए। देखिए, मेरा तो आप लोगों को इस बात को बार बार पूछने से क्या, आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न, लेकिन मैं बहुत क्लियर हूँ इस बात में। आप मेरा जानते हैं, मैं तो बहुत ही डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट, नैतिक, मॉरली बिलीव करती हूँ कि अगर आप किसी भी पद पर हैं, कोई भी पद आप अगर जिम्मेवारी का पद लेते हैं, चाहे वो मीडिया का पद हो, आप जज हो, आप विधायक हो, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, इफ़ यू आर हेडिंग एन इंस्टीट्यूशन, आपको अपनी व्यवहार को गरिमा के तहत रखना होगा। आपको जनता देख रही है, ये मुझे कहने की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए। ये आपको खुद ये एहसास होना चाहिए कि मैं इतनी जिम्मेदार पोस्ट पर हूँ। अपशब्द आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि फिर वीडियो पे वायरल हो रहे हैं, ये बहुत दुखद है। इट इज़ वेरी वेरी सैड। और उत्तराखंड की भूमि पर इस तरह के शब्दावली का इस्तेमाल करना, इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। कि देश में कोई शांत प्रदेश है तो मेरा उत्तराखंड ही है। और अभी आपको एक सवाल के जवाब में मैंने कहा, मेरे उत्तराखंड की संस्कृति इस प्रकार की नहीं है। यहाँ बहुत शांतिप्रिय लोग हैं, इज्जत करने वाले लोग हैं। पूरे देश में एक हमारे लोगों की अलग से एक पहचान है। तभी लोग आकर्षित होकर, जहाँ हमारे चार धाम हैं, जहाँ हमारे देवी देवता विराजमान है, जहाँ हम देवभूमि के रूप में जाने जाते हैं, वहीं हमारे लोगों के बारे में अच्छी राय पूरे देश भर में, विश्व भर में। वहाँ इस प्रकार की संस्कृति नहीं पनपनी चाहिए। इस प्रकार की संस्कृति को कोई व्यक्ति स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन सरकार के संरक्षण में ये सब कुछ हो रहा है, तो कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है और सरकार जो लोग इस तरीके का कृत्य कर रहे हैं उनको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। तो जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए और जांच में सब चीज स्पष्ट हो जाएगी कि दोनों को है या एक को संरक्षण है। हरिद्वार में पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन और वर्तमान विधायक उमेश कुमार के बीच चल रहे विवाद पर भले ही कानून अपनी कार्रवाई कर रहा हो, लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी दोनों ही नेताओं को नसीहत दी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि हर जगह नीति के अंदर वह काबिलियत होनी चाहिए कि वह अपना समर्थकों को संभाल सके और उन्हें सही रास्ता दिखा सके। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अगर वर्तमान परिस्थितियों में पुलिस कार्रवाई न करती तो फिर सरकार का बड़ा स्टैंड लेना पड़ सकता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ऐसे अपराधियों के खिलाफ जो राज्य की संस्कृति के विरुद्ध काम करते हों, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार है। 2-3 दिन से हरिद्वार का जो घटनाएं हो रही है वो दुखद है। आखिर एक जनप्रतिनिधि को संयम नहीं खोना चाहिए। समर्थकों को भी जनप्रतिनिधि को के अंदर वो कुब्बत होनी चाहिए कि अपने समर्थकों को सही दिशा की ओर ले जाए। मैं मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ। मुख्यमंत्री लगातार इस प्रकार के तत्वों को जेलों की सलाखों के अंदर भेज रहे हैं। आखिरकार देवभूमि का देवतुल्य स्वरूप और देवभूमि के अंदर कानून व्यवस्था बनी रहे, ये सरकार का उत्तरदायित्व है। मैं कह सकता हूँ कि पिछले 2-3 दिनों की जो घटना है दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और जनप्रतिनिधियों को इस प्रकार की घटनाओं को दोहराना नहीं चाहिए, नहीं तो सरकार इसके लिए तैयार है। इस प्रकार के अपराधियों को कड़ी से कड़ी। देश भर से लोग पहुंचे हैं और अगर उनका नेता ना पहुंचे तो ये बड़े दुख की बात होती है। मैं बस एक ही अपील करना चाहता हूं सभी से। उत्तराखंड जो है वो बहुत शांत प्रदेश है और नेता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि अपनी निजी हितों से ऊपर उठ के बात करें। मां के सम्मान की बात की हम लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन जिस तरह से पूरे पश्चिम में और देश भर में तनाव हुआ है बिरादरियों के बीच में, वो अच्छी हुई। मेरी आप सभी से अपील है कि जो लोग पहुंच भी गए हैं लक्सर, कानपुर विधानसभा,
वो लोग शांति बनाए रखें। मैं खादर के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि आप भी शांति बनाए रखें। जिस तरीके से आप हमेशा अतिथि देवो भव पर कायम रहे, ऐसे ही आगे रहे। जो लोग आए हैं उनके साथ कोई अभद्रता ना करें, और जो लोग क्षेत्र में पहुंच चुके हैं वो लोग भी शांति बनाए रखें। किसी को अपमान करने की, किसी बिरादरी का अपमान करने की, किसी पर आपत्तिजनक बात कहने की बात ना करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उमेश कुमार पर कोई ऐसा दाग लगे, लोग ये कहे कि उमेश कुमार के कारण कोई दंगा हुआ या कोई फसाद हुआ। तो मेरी हाथ जोड़ के सभी से अपील है, सभी बिरादरी से, सर्व समाज से, कि उत्तराखंड देवभूमि जिस चीज़ के लिए जानी जाती है उसके लिए हमेशा जानी जाए, और ये ना हो कि वो एक विधायक के कारण यहाँ पर कोई अराजकता फैली थी, कोई विवाद हुआ था, वो ना। आयुष्मान योजना का लाभ ले रहे अयोग्य लोगों की छटनी स्वास्थ्य विभाग ने शुरू कर दी है। आयुष्मान निदेशक विनोद टोलिया ने बताया कि बड़े पैमाने पर लोगों के राशन कार्ड निरस्त हुए हैं, जबकि उसके बाद भी लोग आयुष्मान योजना का लाभ ले रहे हैं, लेकिन अब विभाग ने भी इन अयोग्य लोगों की छटनी शुरू कर दी है। डॉक्टर टोलिया ने बताया कि हर दिन लोगों का डाटा चेक किया जाता है और खाद्य विभाग से मिले राशन कार्डों का मिलान किया जा रहा है, जिसके तहत अयोग्य लोगों के आयुष्मान कार्डों को निरस्त किया गया है। उन्होंने कहा है कि इससे राज्य सरकार पर पड़ने वाले वित्तीय भार पर भी असर नहीं पड़ेगा, साथ ही पात्र लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाने का मौका भी मिलेगा। पिछले दिनों ये जानकारी में आया कि कुछ ऐसे भी लोग योजना का लाभ ले रहे हैं, आयुष्मान योजना का लाभ, जो कि राशन कार्ड से जिनकी पात्रता हट चुकी है, और चूँकि विदित होगा या पता होगा कि आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए राशन कार्ड होना आवश्यक है, तो राशन कार्ड के आधार पर उनके द्वारा आयुष्मान कार्ड तो बना लिया गया है, लेकिन अगर राशन कार्ड उनका हट गया है तो ऐसे लोगों को भी आयुष्मान कार्ड को भी निरस्त करने के प्रयास जारी है, और निरस्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ भी कर दी गई है। प्रतिदिन जो है टीम बैठ रही है और इस पे जो है निरस्तीकरण का कार्य साथ साथ भी करते चले जा रही है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जो पात्र व्यक्तियों को लाभ मिलेगा, और जो हमारा राज्य का राजकोष है उसमें अनावश्यक व्यय पर हम नियंत्रण पा सकें। उत्तराखंड सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने आईटीबीपी द्वारा कौशल विकास विभाग में युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार उपलब्ध कराने के संबंध में समीक्षा बैठक की। मंत्री ने कहा कि कौशल विकास विभाग और आईटीबीपी द्वारा प्रदेश के युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार उपलब्ध किए जाने को लेकर कार्य योजना पर काम किया जा रहा है, जिसमें आईटीबीपी द्वारा युवाओं को राफ्टिंग और माउंटेन जैसे साहसिक खेलों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार भी प्रदान किया जाएगा। कौशल विकास मंत्री ने कहा कि प्रदेश में इस तरह की यह पहल की जा रही है। आज एक मीटिंग हमारे कौशल विभाग, स्किल डेवलपमेंट विभाग ने और आईटीबीपी के जो हमारे गुंजियाल जी हैं उनके साथ हुई है, और उसमें आईटीबीपी से हमने रिक्वेस्ट करी थी पिछली बार कि अगर आप स्किल डेवलपमेंट विभाग में भी हमारे साथ मिलकर युवाओं को ट्रेन करने में और उनको रोजगार दिलाने में मदद कर सकते हैं, तो आप कोई प्रोग्राम है तो ऐसा बताइए। तो आज आईटीबीपी से संजय गुंजियाल जी और उनकी टीम ने हमको एक प्रपोजल सौंपा है, जिसमें वो राफ्टिंग और माउंटेनियरिंग में हमारे उत्तराखंड के बच्चों को ट्रेन करना चाहेंगे और उसके बाद उनको जॉब क्रिएशन करेंगे। ये पहली बार पहल होगी कि स्किल डेवलपमेंट विभाग और आईटीबीपी फिर एमओयू साइन करेगा, और उसमें 16 बच्चों का एक बैच होगा, जिसका जो भी खर्चा है वो स्किल डेवलपमेंट विभाग देगी। उनको ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन का काम आईटीबीपी करेगी, और उनको प्लेसमेंट दिलाने का काम भी आईटीबीपी के माध्यम से किया जाएगा। ये बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि इससे हमारे उत्तराखंड के हमारा उत्तराखंड जो है वो एक टूरिज्म क्षेत्र से प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ पर राफ्टिंग की, माउंटेनियरिंग की बहुत अपार संभावनाएं हैं, और जो हमारे उत्तराखंड के बच्चे हैं उनको आईटीबीपी जैसी संस्था के साथ काम करके ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा और अपना रोजगार उत्पन्न करने का मौका भी मिलेगा। उसी के साथ साथ मैं आईटीबीपी का धन्यवाद भी करता हूँ, मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि पिछले 3 से 4 महीने पहले हमने आईटीबीपी के साथ, पहली स्टेट थी इंडिया की जिसने आईटीबीपी के साथ एनिमल हस्बेंड्री विभाग में भी एक एमओयू साइन किया था, और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है कि हमारे जो पशुपालक हैं, मत्स्य पालक हैं, 4 महीने में लगभग 1.25 करोड़ की बाइंग आईटीबीपी के माध्यम से कर दी गई है, और इस साल उसकी क्षमता और बढ़ाई जाएगी मार्च के बाद। तो इससे हमारे युवाओं को भी रोजगार उत्पन्न हुआ है, हमारे जो पशुपालक और मत्स्य पालक हैं उनको भी अच्छा प्राइस मिला है, 2 दिन के अंदर उनके अकाउंट में डीपीपी से पेमेंट हुआ है। तो इसी को देखते हुए हमने आईटीबीपी के साथ
स्किल डेवलपमेंट विभाग में बच्चों को माउंटेनियरिंग और राफ्टिंग में भी एक MOU साइन करने की बात कही है। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये MOU साइन होगा और हमारे युवाओं को रोजगार भी उत्पन्न होगा और कहीं ना कहीं टूरिज्म क्षेत्र में लोगों को काम करने का मौका मिलेगा। कुछ दिनों पहले पेश हुए केंद्रीय बजट को लेकर किसान संतुष्ट हैं। किसानों के लिए बजट कितना सही है और दिल्ली चुनाव में कितना असर बजट का पड़ेगा, इसी मुद्दे पर वरिष्ठ बीजेपी नेता किसान राजेश बजाज ने बात की है। राजेश बजाज ने कहा कि केंद्र सरकार और वित्त मंत्री द्वारा बहुत अच्छा बजट पेश किया गया है। किसानों के हित में कार्य करते हुए बजट को बनाया गया है, क्योंकि यूरिया का खपत पूरा नहीं हो पा रहा था। इसके लिए 2 प्लांट लगाए जा रहे हैं जो यूरिया की मुख्य प्रॉब्लम को सही करेगा। साथ साथ किसानों के क्रेडिट कार्ड का लिमिट भी बढ़ा दिया गया है। कई सारे अहम फैसले लिए गए हैं। इस बजट का दिल्ली के चुनाव में भी काफी असर देखने को मिलेगा और दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार बन रही है। देखिए जी, भारतीय जनता पार्टी किसी चुनाव को लेकर कोई बजट नहीं बनाती है। भारतीय जनता पार्टी की सोच है जो हमारे देश का आम जनमानस है उसे ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं कैसे दी जाए, जो आम किसान है उसे कैसे सुविधाएं दी जाए, जो हमारी माताएं बहनें उन्हें कैसे उनका जीवन स्तर आगे बढ़ाया जाए, जो खेत में मजदूर काम कर रहा है उसका जीवन स्तर कैसे ऊंचा किया जाए, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बजट बनाती है। देखिए, हमारे देश में 4 से 5% लोग ही टैक्स देते हैं। उसके अंदर जो 80% लोग जो टैक्स देते हैं, 80% लोगों को फायदा हुआ, जो कि पहले 5 लाख या 6 लाख तक था कि टैक्स के अंतर्गत जो जिनकी आयती आते थे, अब 12 लाख तक उसकी छूट दे दी गई है। ये एक महत्वपूर्ण कदम है, टैक्स को खत्म करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे आम जनमानस को टैक्स से मुक्ति मिलेगी और उसका जीवन स्तर बढ़ेगा। क्योंकि मैं पहले किसान हूं, बाद में मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता या नेता हूं। देखिए, किसान का जो जीवन स्तर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी उससे पहले आने से पहले इतना अच्छा नहीं था। आज जो किसान की जो आय है वो डबल होने जा रही है। आप देखिए, जो महत्वपूर्ण चीज है, हमारे जो खेती में जो यूरिया की हर समय किल्लत बनी रहती थी, उसके लिए 2 प्लांट लगाने जा रही है इस बजट के अंदर, जो किसान यूरिया के खाद के लिए परेशान ना हो। और दूसरा, ऐसे 100 जिले चिन्हित किए गए हैं हमारे देश के अंदर जिनके अंदर उपज कम होती है, उनकी जो फसल कम होती है, उन फसलों को कैसे बढ़ाया जाए, वहां के किसान का जीवन स्तर कैसे ऊंचा किया जाए, इसको लेकर उनको बीज में छूट मिलेगी, उनको पानी की सुविधा मिलेगी, उनको किसान के जो यंत्र यूज किए जाते हैं उनमें छूट मिलेगी या उनको फ्री में दिया जाएगा। यानी कि वहां की खेती वहां का किया जाएगा कि इस किसान की फसल कैसे बढ़ाई जाए, इसको लेकर 100 जिले चिन्हित किए जाएंगे। दूसरी बात, और तीसरी बात, जो हमारी क्रेडिट कार्ड क्षमता थी किसान की, वो उसे बढ़ाकर 5 लाख तक कर दिया गया। उत्तराखंड में महिला अपराध को देखते हुए उत्तराखंड पुलिस काफी संवेदनशील रहती है। इसी को देखते हुए राजधानी देहरादून में दून पुलिस ने कई स्थानों पर महिलाओं की सहायता के लिए पिंक बूथ बनाए हैं। जानकारी देते हुए एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई मामलों में महिलाएं थाना या थोड़ा डर महसूस करती है, इसलिए पिंक बूथ बनाए गए। तभी खासकर जो सेनाई चौक पर कोतवाली पलटन बाजार में है, वहां पर जो भी महिलाएं रहती, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी उनकी शिकायतें रहती है, जो वो थाने चौकी पर आने में थोड़ा संकोच करते हैं, तो वो अपनी शिकायतों को वर्बली भी बता देते हैं और रिटर्न बताते हैं। तो वहां से वो हमारे जो महिला कांस्टेबल है वो संबंधित थाने को वहां पर इंटीमेट कर देते हैं और जिससे कि हमारे चीता पुलिस है वो अटेंड कर ले। तो ये सिस्टम अभी शुरू है और भी स्थानों को चिन्हित किया गया है। तो थाना क्षेत्रों में जहाँ लगता है आवश्यकता है पिंक बूथ की, उनको भी आने वाले फेज में हम उसको अगले माह तक कोशिश है कि उनको उन जगहों पर लगा दिया जाए। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।